Hello everyone, welcome to PA Commerce classes. How are you all? I hope you all are doing well. आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ द यूरोपियन यूनियन के बारे में। एग्जाम में इसके ट्रीटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, सो स्टार्ट करते हैं। यूरोपियन यूनियन है क्या? द क्रिएशन ऑफ द यूरोपियन यूनियन, EU इसके एब्रिविएशन है जो क्या है यूरोपियन यूनियन। द EU बिगेन इन 1957 when 6 countries signed Treaty of Rome. The 6 countries were called the European Economic Community. देखो ये जो यूरोपियन यूनियन है इसको क्यों बनाया गया था? इसको इसलिए बनाया गया था ताकि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ है उसके बाद जो है सभी जो उसकी मेंबर कंट्रीज़ हैं उनमें पीस का एनवायरनमेंट एक तरीके से इस्टेब्लिश किया जा सके, एक शांति का वातावरण बनाना चाहते थे, एक फ्री मार्केट करना चाहते थे एंड जो वर्ल्ड वॉर होते हैं उसको स्टॉप करना चाहते थे। फिर 1957 में रोम की एक ट्रीटी जो है 6 कंट्रीज़ ने साइन की थी और ये एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है कि कौन सी ट्रीटी जो है रोम में हुई थी, कौन से ईयर में हुई थी, कौन सी ट्रीटी जो है लिस्बोन में हुई थी। इन ट्रीटी को याद रखना ज़रूरी है कि कौन सी ट्रीटी किस ईयर में हुई थी और किस पर्पस के लिए की गई थी। सो फर्स्ट 6 कंट्रीज़ वर बेल्जियम, 6 इसकी जो फर्स्ट फाउंडिंग कंट्रीज थी वो थी बेल्जियम, फ्रांस, इटली, लग्जमबर्ग एंड नीदरलैंड एंड वेस्ट जर्मनी। ये 6 जो हैं इसके फाउंडिंग मेंबर कंट्रीज रही हैं। EU वाज क्रिएटेड आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड। दे वांटेड टू स्टॉप वॉर्स, मेक अ बेटर वर्ल्ड एंड बिल्ड कम्युनिटी। सो वो क्या चाहती थी ये सभी कंट्रीज की वर्ल्ड वॉर अब जो है ना हो एंड एक बेटर वर्ल्ड और बिल्ड कम्युनिटी जो है अच्छे से बनाया जा सके और जो मेंबर कंट्रीज हैं उनमें जो है एक पीस एनवायरनमेंट बनाया जा सके। स्पेन ने इसको ज्वाइन किया था 1986 में। ये भी पूछा गया कि कब जो है इसकी मेंबर कंट्रीज बाद में इंक्रीज हुई थी एंड कब कौन सी कंट्री ने इसको ज्वाइन किया था। जुलाई 1st 2013 क्रोएशिया विल ज्वाइन द EU. It will be the 28th country to join the EU and presently अभी जो इसकी मेंबर कंट्रीज हैं करंटली वो 28 है और जो 28th है वो इसकी क्रोएशिया थी जिसने अभी EU को 2013 में ज्वाइन किया था। अब यूरोपियन यूनियन को बनाने का पर्पस क्या था? फॉर इट्स मेंबर टू वर्क टुगेदर फॉर एडवांटेजेस दैट वुड बी आउट ऑफ देयर रीच इफ वर वर्किंग अलोन। अगर मेंबर कंट्रीज देखिए अकेले अकेले वर्क करती हैं तो उनको वो एडवांटेजेस नहीं मिलेंगे जो वो एक साथ मिलकर काम करने में ले सकती हैं। सो जो यूरोपियन यूनियन की जो मेंबर कंट्रीज बनी थी वो इसलिए बनाई गई थी कि अगर वो मिलके काम करेंगे तो ज़्यादा एडवांटेजेस लेंगे, उनके पास ज़्यादा पावर होगी, ज़्यादा मनी होगी, ज़्यादा लैंड एरिया होगा, बड़ी मार्केट होगी। सो बिलीव दैट व्हेन कंट्रीज वर्क टुगेदर दे आर अ मोर पावरफुल फोर्स इन द वर्ल्ड बिकॉज दे इन्वॉल्व मोर मनी, मोर पीपल एंड मोर लैंड एरिया। दिस हेल्प्स मेक स्मॉल कंट्रीज मोर कॉम्पिटिटिव इन द वर्ल्ड मार्केट। मतलब जिनकी जो छोटी भी अगर कंट्रीज थी जो तो उनकी भी मार्केट एक वर्ल्ड मार्केट में कॉम्पीट करने के लायक इसके थ्रू हो गई थी यूरोपियन यूनियन के। सो यूरोपियन यूनियन के बेनिफिट क्या थे इसकी मेंबर कंट्रीज को? मेंबर्स में यूज अ कॉमन करेंसी यूरो दैट मेक्स ट्रेड ईजियर। जितनी भी जो उसकी मेंबर कंट्रीज थी उनकी चाहे जो भी करेंसी हो लेकिन उनकी एक कॉमन करेंसी बना दी गई थी जिसको क्या बोलते हैं यूरो। एंड इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है यूरो करेंसी जो है कौन सी ट्रीटी में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। EU वर्क्स टू इम्प्रूव ट्रेड, एजुकेशन, फार्मिंग एंड इंडस्ट्री अमंग इट्स मेंबर। EU वर्क करता है ट्रेड को इम्प्रूव करने के लिए, एजुकेशन को, फार्मिंग को, इंडस्ट्री को उसकी मेंबर कंट्रीज के बीच में। नो टैरिफ टैक्सेस अमंग मेंबर कंट्रीज, क्योंकि जो EU का पर्पस था वो था फ्री ट्रेड करना, फ्री ट्रेड जोन को बनाना ताकि टैरिफ बैरियर जो है मेंबर कंट्रीज के बीच में ना रही। सेकेंड, सिटीजन्स ऑफ वन कंट्री कैन मूव फ्रीली टू अनदर कंट्री। अगर मान लीजिए एक कंट्री का मेंबर जो है दूसरी कंट्री में जॉब के पर्पस से जाना चाहता है तो वो इजीली जो है उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, एक फ्रीली जो है उनका आना जाना कर दिया गया था। सिटीजन्स जो है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में आसानी से जा सकते थे और वहाँ पर जो है जॉब कर सकते थे। सिटीजन्स कैन लिव एंड वर्क टू इन एनी अदर EU नेशन। और जो सिटीजन्स हैं वो भी वहाँ पे जाके जो है अदर कंट्रीज़ में EU की जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उनमें जॉब भी कर सकते थे और वहाँ पर रह भी सकते थे। सिटीजन्स कैन वोट इन लोकल इलेक्शंस इवन दे आर नॉट सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। अगर जो मान लीजिए उसकी जितनी भी मेंबर कंट्रीज़ थी 6 थी जो स्टार्टिंग में, तो अगर एक जो मेंबर कंट्री का जो सिटीजन्स हैं वो दूसरी कंट्री के में भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते थे भले ही वो उस कंट्री के सिटीजन ना हो।
फिर भी वो क्या कर सकते थे, वोट कर सकते थे। इसीलिए जो है ये यूरोपियन यूनियन को बनाया गया था ताकि फ्री ट्रेड किया जा सके और लोगों का आना जाना, जो सिटीजन्स हैं उनको फ्री किया जा सके, उनका आना जाना, उनका जॉब करना, इलेक्शन तक को एक तरीके से उनके लिए फ्री कर दिया गया था कि वो भी वोट कर सकते हैं चाहे वो नॉन मेंबर हैं, वहाँ के रेजिडेंट नहीं हैं। अब नेक्स्ट है यूरो। यूरो क्यों इंट्रोड्यूस किया गया था? यूरो क्या है? करेंसी है। मोस्ट ईयू कंट्रीज़ की जितनी भी मेंबर कंट्रीज़ हैं उनमें कॉमन करेंसी चलती है जो यूरो है। मेंबर कंट्रीज़ कैन चूज टू गिव अप देयर ओन करेंसी एंड एक्सचेंज दैम फॉर यूरोज। मतलब जो उसकी मेंबर कंट्रीज़ है वो क्या कर सकती हैं, वो अपनी करेंसी दे करके और यूरो करेंसी ले सकती हैं। लेकिन इसमें भी कुछ ऐसी कंट्रीज़ थी जिन्होंने मना कर दिया था, रिफ्यूज़ किया था कि हम जो है अपनी करेंसी को चेंज नहीं करेंगे, यूरो के साथ अपनी करेंसी को चेंज नहीं करेंगे। सो कुछ इसकी मेंबर कंट्रीज़ हैं जो अपनी करेंसी को यूरो में कन्वर्ट करवाती हैं और कुछ 10-12 कंट्री ऐसी हैं जिन्होंने मना कर दिया था। कॉमन करेंसी मेक ट्रेड बिटवीन द कंट्रीज मच ईजियर एंड लेस एक्सपेंसिव। जब वो यूरो में सबने अपनी करेंसी को कन्वर्ट करवाते हैं तो उससे क्या होता है कि ट्रेड उनका आसान हो जाता है और कम खर्चीला हो जाता है। 12 कंट्रीज़ ने मना किया था। यूके ने किया था, हैज़ डिसाइडेड टू कंटिन्यू टू यूज़ द ब्रिटिश पाउंड। जो यूके है उसने डिसाइड किया था कि वो अपने ब्रिटिश पाउंड को यूज़ करेंगे, वो यूरो को यूज़ नहीं करेंगे। और ऐसे ही ये जो है 12 कंट्रीज़ थी जिन्होंने यूरो को यूज़ करने से मना किया था। अब इसमें 10 हिस्ट्रिक स्टेप्स हुए थे जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे कि 1951 में तो सबसे पहले यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी हुआ करती थी जिसके 6 फाउंडिंग मेंबर थे। फिर 1957 में जो ये 6 कंट्रीज़ थी इन्होंने रोम की ट्रीटी साइन की। सो याद रखना है कि जो 1957 में जो ट्रीटी हुई थी वो रोम में हुई थी एंड वहाँ पे जिन्होंने साइन किया था 6 मेंबर कंट्रीज़ में, वहाँ पे फिर इसका नाम जो है क्या रखा गया था, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, EEC, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी रखा गया था एंड द यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी कम्युनिटी। अब 1973 में जिसमें 9 मेंबर हो गए थे, एक्सपेंड किया गया था, 9 मेंबर हो गए थे और नई जो है कॉमन पॉलिसी इंट्रोड्यूस की गई थी। फिर 1979 में डायरेक्ट इलेक्शन हुए थे जो यूरोपियन पार्लियामेंट के थे। मीन्स फिर वही बात कि जो मेंबर कंट्रीज़ हैं वो चाहे नॉन सिटीज़न है किसी कंट्री के, फिर भी वो वोट कर सकते थे। सो 1981 में फिर मेडिटेरेनियन एनलार्जमेंट हुआ था। 1992 में सिंगल मार्केट बनी थी एंड 1993 में मोस्ट्रिच एस्टैब्लिश हुई थी। ये भी एक ट्रीटी थी जिसमें जो EEC है उसका नाम चेंज करके यूरोपियन यूनियन कर दिया गया था। ये भी एग्जाम में पूछा गया ये पॉइंट। 2002 में फिर यूरो कम्स इनटू सर्कुलेशन। फिर जो यूरो है वो सर्कुलेशन वो अपने इफेक्ट में 2002 में आ गया था। 2007 में इसकी 27 मेंबर कंट्रीज थी एंड 2009 में लिस्बोन की जो लेटेस्ट ट्रीटी हुई थी, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। जो लिस्बोन की ट्रीटी हुई थी वो कौन से ईयर में हुई थी एंड इसमें क्या था, EU के काम करने के ढंग को ही बदल दिया गया था, चेंजिंग द वे यूरोपियन यूनियन वर्क्स। अब इससे ये इम्पोर्टेंट है कि 1952 में जो मेन था यूरोपियन स्टील एंड कोल कम्युनिटी थी। फिर 1958 में ट्रीटी हुई थी जब 1957 में रोम की। फिर उसके बाद जो है नाम क्या कर दिया गया था, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी एंड यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी कम्युनिटी। फिर 1987 में क्या हुआ था, सिंगल मार्केट बना दी गई थी। 1993 में ट्रीटी हुई थी, यूरोपियन यूनियन नाम चेंज किया गया था मोस्ट्रिच की ट्रीटी में। 1999 में एम्स्टर्डम की ट्रीटी हुई थी एंड 2003 में नाइस की ट्रीटी हुई थी एंड 2009 में लिस्बोन की ट्रीटी हुई थी जिसको रिफॉर्म ट्रीटी के नाम से भी जानते हैं। इसके बारे में बहुत सारी डिटेल आगे है जो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू सो मच, हैव अ ब्राइट फ्यूचर।